क्या हाल है भाई सबके। तो भाई अब क्या कर रहे हैं, अब नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं जिसका नाम है कैपेसिटेंस। तो कैपेसिटेंस शुरू करने से पहले थोड़ा सा माहौल बना लेते हैं कि भैया होता क्या है, मतलब क्या है, कैसे काम करता है। ठीक है, समझाऊंगा। नोट्स डिस्क्रिप्शन में लिंक होगा, वहां पे आपको मिल जाएंगे। तो देखिए, ये शुरू करने से पहले एक छोटा सा कंसेप्ट हम पीछे का उठाते हैं। वो कंसेप्ट क्या कहता था कि मान लो कोई कंडक्टर है। कौन है? कोई कंडक्टर है ये। अगर इस कंडक्टर पे इंफिनिटी से मेरे को क्यू चार्ज ट्रांसफर करना था तो मुझे क्या करना पड़ता था? वर्क डन करना पड़ता था। और ये जो वर्क डन है ये इस कंडक्टर के अंदर किस फॉर्म में स्टोर होता था? इंट्रिंसिक एनर्जी की फॉर्म कह लो, या फिर सेल्फ एनर्जी कह लो, या फिर फील्ड एनर्जी बोल लो, या फिर इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी बोल लो, कुछ भी कह लो। ठीक है, तो इसका मतलब मैंने क्या सीखा? मैंने ये सीखा कि जब भी मैं किसी कंडक्टर को चार्ज करता हूं तो उसके अंदर मुझे काम करना पड़ता है, और वो जो काम जो मैंने किया है वो स्टोर होता है इन द फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी कह सकते हैं, इलेक्ट्रिक एनर्जी बोल सकते हैं, फील्ड एनर्जी बोल सकते हैं, इंट्रिंसिक हो गई, सेल्फ एनर्जी होगी, हमने पढ़ा हुआ है। ठीक है, सेल्फ एनर्जी वाला जो हमने टॉपिक करा था उसमें हमने पढ़ा हुआ है। ठीक है, अब इसका हम यूज कैसे करेंगे अब देखते हैं। बात आती है यहाँ पे कि भैया हाउ टू यूज इट। तो मैंने बोला यार बहुत सिंपल सी तो बात है, अरे कर लेंगे यार, क्या लगता है। तो कैसे किया आप देखते हैं। मैंने बोला बोला क्या, मुझे पता है कि एक चार्ज कंडक्टर जो है, मान लेते हैं ये है हमारा चार्ज कंडक्टर, कैसी भी शेप का बना लो, जरूरी नहीं है स्फेरिकल ही हो। ये कंडक्टर है जो कि कैसा है? चार्ज है। अब जब ये चार्ज है मतलब इस पे ऑलरेडी कुछ चार्ज आपने ट्रांसफर कर दिया है। अब जब ये चार्ज है तो ये अपने आसपास के स्पेस में जो भी ये स्पेस होगा यहाँ पे क्या प्रोड्यूस करेगा? इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा। करेगा, बिल्कुल करेगा, क्योंकि हमने पढ़ रखा है कि अ चार्ज कंडक्टर प्रोड्यूसेस इलेक्ट्रिक फील्ड इन इट्स सराउंडिंग्स। तो अब जो बाकी बचा हुआ कुछ चार्ज है, जब मैं वो इस पे ट्रांसफर करूंगा, मतलब मैं कंडक्टर को चार्ज करूंगा, तो मैंने क्या बोला? इन चार्जिंग अ कंडक्टर वर्क हैज टू बी डन which stores which gets stored in the form of field energy। और ये field energy होगी किसकी? field energy of the electric field present in the surroundings of the conductor। ठीक है, क्लियर हो यहां तक कि काम करना पड़ेगा और फील्ड एनर्जी की फॉर्म में स्टोर होगा, और फील्ड एनर्जी होगी किसकी वजह से? इस ये चार्ज कंडक्टर के सराउंडिंग्स में जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी उसके अगेंस्ट जो मुझे चार्ज को ट्रांसफर करने में काम करना पड़ा, उसकी वो जो उसकी वजह से जो एनर्जी स्टोर हुई होगी वो फील्ड एनर्जी है। तो मैंने बोला द एक्सटेंट अप टू विच, ध्यान से सुनना, द एक्सटेंट अप टू विच अ कंडक्टर और अ सिस्टम ऑफ कंडक्टर्स, सिंगल हो या एक से ज्यादा हो, the extent up to which a conductor or a system of conductors can store electric energy due to charges on them is termed as capacitance, is termed as capacitance। क्लियर हुई बात? ठीक है, ये हमने समझ लिया। अब बोले कि चलो यार एनर्जी की फॉर्म में तो पढ़ लिया, तो कैपेसिटेंस क्या है कि भैया एक कंडक्टर कितनी इलेक्ट्रिक एनर्जी को स्टोर कर सकता है, किस लिमिट तक, वो उसका कैपेसिटेंस कहलाता है। तो हमने बोला चलो यार कैपेसिटेंस को एनर्जी की फॉर्म में पढ़ लिया, लेकिन जो सोर्स है कैपेसिटेंस का वो किसकी वजह से रहा है? चार्ज कंडक्टर की वजह से। चार्ज कंडक्टर का मतलब किसकी वजह से हो रहा है? चार्ज की वजह से। तो एक काम करते हैं, कैपेसिटेंस को इन टर्म्स ऑफ चार्ज भी थोड़ा सा देखते हैं, डिस्कस कैसे करेंगे। तो उसको डिस्कस करने के लिए मैंने क्या बोला कि जब जब मैंने किसी कंडक्टर पे, थोड़ा वैसा सही है, ध्यान से देखना, अभी जैसा हमने पढ़ा था कि जब जब मैंने किसी कंडक्टर पे चार्ज सप्लाई किया है तब तब उसके सराउंडिंग्स में क्या प्रोड्यूस हुई है? इलेक्ट्रिक फील्ड। और जब जब किसी कंडक्टर पे चार्ज आया है तो उसकी वजह से कंडक्टर का पोटेंशियल ऑफ द कंडक्टर हमेशा क्या हुआ है? इंक्रीज। ठीक है, ध्यान से देखना कि जब जब किसी कंडक्टर को मैंने चार्ज किया है या चार्ज ट्रांसफर किया है तब तब उस कंडक्टर का पोटेंशियल क्या हुआ है? इंक्रीज। तो मैं क्यों? क्योंकि मुझे पता है कि पोटेंशियल ऑफ अ कंडक्टर इज ऑलवेज प्रोपोर्शनल टू द चार्ज सप्लाइड टू इट। जितना ज्यादा चार्ज सप्लाई करूंगा उतना ज्यादा कंडक्टर का पोटेंशियल इंक्रीज होगा। यहां तक तो बात आ गई समझ। तो मैंने बोला सो द कैपेसिटेंस कैन आल्सो बी डिफाइंड एज द एबिलिटी ऑफ अ कंडक्टर, ध्यान से देखना,
द एबिलिटी ऑफ अ कंडक्टर टू होल्ड चार्ज, किसको होल्ड करे, चार्ज को, एट अ गिवन पोटेंशियल। ठीक है, तो कैपेसिटेंस को मैं कैसे डिफाइन कर सकता हूं, कैपेसिटेंस कैन आल्सो बी डिफाइंड एज एबिलिटी ऑफ अ कंडक्टर टू होल्ड चार्ज एट अ गिवन पोटेंशियल। ठीक है बात, इसका मतलब अगर दो कंडक्टर्स है, कंडक्टर ए कंडक्टर बी, मैं कह रहा हूं कैपेसिटेंस ऑफ कंडक्टर ए इज ग्रेटर देन कैपेसिटेंस ऑफ कंडक्टर बी, ये गिवन है। क्या गिवन है कि कंडक्टर ए का कैपेसिटेंस कंडक्टर बी से ज्यादा है। पहली बात तो ये देख लिया हमने। तो मैं ये बोल सकता हूं कि द चार्ज होल्डिंग कैपेसिटी या फिर एबिलिटी, कैपेसिटी ना यूज करके मैं कहूंगा द चार्ज होल्डिंग कैपेसिटी ऑफ कंडक्टर ए विल बी ग्रेटर देन in comparison to the charge holding capacity of कंडक्टर बी, क्योंकि कैपेसिटेंस ए का ज्यादा है बी से, और कैपेसिटेंस किसको बताता है, चार्ज होल्डिंग एबिलिटी को। इसका मतलब ए की चार्ज होल्डिंग एबिलिटी बी से ज्यादा होगी। एक और चीज आपको याद रखनी है, वो ये याद रखनी है, ये जो कैपेसिटेंस है ना मेरे भाई, ध्यान से देखना, ये जो कैपेसिटेंस है ये डिपेंड करता है शेप एंड साइज, किसके, of the conductor के, capacitance of a conductor depends on its shape and size and on the medium in which the conductor is placed। तो ये उस पे भी डिपेंड करेगा जिस मीडियम में आपने कंडक्टर को प्लेस किया है। तो कैपेसिटेंस कंडक्टर के शेप और साइज पे डिपेंड करेगा, और डिपेंड करेगा कि वो कंडक्टर किस मीडियम में रखा हुआ है। ठीक है, यहां तक हो गया। अब भाई एक और चीज डिस्कस करेंगे, बड़े ध्यान से समझना, अच्छी चीज है। कंफ्यूज होते हैं इसमें, सबसे ज्यादा कंफ्यूजन होती है। मैं दो वर्ड्स यूज करूंगा, उन वर्ड्स में स्टूडेंट्स को सबसे ज्यादा कंफ्यूजन होती है, लेकिन अपन आज अपनी सारी शंकाएं, सारी दुविधाएं, सारी कंफ्यूजन छूमंतर कर देंगे। तो वो वर्ड है, एक तो वर्ड अभी जो हमने टॉपिक लिखा वही है क्या, कैपेसिटेंस, और दूसरा वर्ड है मैक्सिमम चार्ज होल्डिंग कैपेसिटी ऑफ अ बॉडी। ठीक है, पहला वर्ड कैपेसिटेंस, दूसरा मैक्सिमम चार्ज होल्डिंग कैपेसिटी ऑफ अ बॉडी। तो असली में ये दोनों जो हैं डिफरेंट टर्म्स हैं, ये दोनों दो अलग अलग टर्म्स हैं। स्टूडेंट्स क्या है, इनको एक ही समझ लेते हैं। स्टूडेंट्स कहते हैं अरे मैक्सिमम चार्ज होल्डिंग कैपेसिटी जो होती है ना बॉडी की, वही उसका कैपेसिटेंस होता है। ऐसा नहीं है, दोनों के बीच में रिलेशन होती है, वो हम पढ़ेंगे आगे आने वाले सेक्शंस में। लेकिन फिलहाल के लिए आप ये याद रखिए कि जो मैक्सिमम चार्ज होल्डिंग कैपेसिटी और कैपेसिटेंस, दे आर टू डिफरेंट टर्म्स। अब देखते हैं, कैपेसिटेंस हमने पढ़ लिया, होता क्या है, जी हाँ अभी पढ़ा, एनर्जी की फॉर्म में भी देख लिया और चार्ज की फॉर्म में भी। तो भैया ये मैक्सिमम चार्ज होल्डिंग कैपेसिटी ई का बला है। तो हमने बोला यार ये कोई बला नहीं है, असली में क्या है कि ये जो मैक्सिमम चार्ज होल्डिंग कैपेसिटी है ना, ये डिपेंड करती है जिस मीडियम में आपने कंडक्टर को रखा हुआ है या बॉडी को रखा हुआ है, उस मीडियम की डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ पे। ध्यान से सुनना कि द मैक्सिमम चार्ज होल्डिंग कैपेसिटी ऑफ अ बॉडी depends on the dielectric strength of the medium in which the conductor or the body is placed। ठीक है, तो जिस मीडियम में आपने बॉडी को प्लेस किया है उसकी डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ पे डिपेंड करेगी कैसे वो डिस्कस करते हैं। अब हमने यार इससे पहले इसी को डिस्कस करते हुए एक चीज मैंने वो रखी है, अगर मान लो कोई कंडक्टर है, ठीक है, ऐसा मान लेते हैं, चलो थोड़ा सा और फैंसी सा बनाते हैं, ऐसा जे बना दिया। ये कंडक्टर है, इस पे मैंने प्लस क्यू चार्ज भेजा भैया, इस कंडक्टर पे क्या किया मैंने, प्लस क्यू चार्ज भेजा। तो जैसे ही मैं ये प्लस क्यू चार्ज भेजूंगा तो ये अब चार्ज अपने को रीडिस्ट्रीब्यूट कर लेगा ऑन द सरफेस ऑफ द कंडक्टर। किसके अकॉर्डिंग, एक थ्योरम पढ़ी थी भैया जिसका नाम था, नाम भी बड़ा अलग ही था, यूनिकनेस थ्योरम। यूनिकनेस थ्योरम कहता था कि सिग्मा इंटू आर हमेशा क्या रहता है, कांस्टेंट,
मतलब सिग्मा जो है इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है r, where sigma is the local surface charge density and r is the local radius of curvature of a point on the surface of the conductor। इसका मतलब देखो भैया, इसके लिए ये होगा r1, इस वाले मीडियम के लिए ये होगा r2, और इस वाले सरफेस के लिए मैंने ये बना दिया ये यार, ये है मेरा r3। ठीक है, ये फ्लैट सरफेस है। तो मैंने देखा कि भैया r1 सबसे छोटा है, r3 सबसे बड़ा है, तो इसका मतलब सिग्मा 1 सबसे बड़ी होगी, सिग्मा 3 सबसे छोटी होगी। इसका मतलब चार्ज डेंसिटी इस सरफेस पे सबसे ज्यादा होगी इन कंपैरिजन टू दिस सरफेस। तो मैंने बना दिया भाई कि ये जो Q चार्ज मैंने ट्रांसफर किया ना, इसका ज्यादा चार्ज तो कहां आ जाएगा, इस शार्प एजेस के बाद, उसके बाद यहां आ जाएगा, उसके बाद भैया यहां आएगा चार्ज, लेकिन इस तरीके से कि वो डेंसिटी कम होगी। ठीक है, इस तरीके से रिडिस्ट्रीब्यूट करेगा। क्लियर बात है। तो मैंने देखा कि जब जो भी मैंने चार्ज भेजा वो मैक्सिमम चार्ज डेंसिटी कहां मिली, मुझे शार्प एजेस पे मिली। जहां पे एजेस शार्प होंगे वहां पे आपको मैक्सिमम चार्ज डेंसिटी मिलेगी। तो इन एजेस के, इस सरफेस के आउटसाइड जो पॉइंट्स है वहां पे फील्ड भी तो स्ट्रांग होगी, क्योंकि यहाँ पे चार्ज सबसे ज्यादा है, तो ज्यादा चार्ज इसका मतलब ज्यादा फील्ड। अब मैंने आउटसाइड पॉइंट्स पे बोला है, ऑन द सरफेस नहीं बोला। क्यों नहीं बोला, क्योंकि सरफेस, कंडक्टर के सरफेस पे तो फील्ड डिफाइन ही नहीं है ना, ये हमने पढ़ रखा है, प्रूफ भी कर रखा है। ठीक है, तो ये मैंने कुछ इस तरीके से बना दिया भाई। तो मैंने देखा कि सबसे ज्यादा फील्ड जो है, इलेक्ट्रिक फील्ड जो है, उसकी स्ट्रेंथ सबसे ज्यादा कहां होगी, शार्प एजेस में होगी। क्यों होगी, क्योंकि वहां पे सरफेस चार्ज डेंसिटी सबसे ज्यादा होगी। ठीक है, अब मैंने क्या किया, मैंने इसी चार्ज कंडक्टर को, ध्यान से सुनना, इस चार्ज कंडक्टर को एक मीडियम में रख दिया, डाइलेक्ट्रिक मीडियम में रख दिया। इस चार्ज कंडक्टर को एक डाइलेक्ट्रिक मीडियम में रख दिया। अब जैसे ही मैं ये करूंगा तो ये जो फील्ड है ये उस मीडियम के लिए किसकी तरह एक्ट करेगी, एक्सटर्नल फील्ड की तरह एक्ट करेगी। तो हमने क्या पढ़ा था कि जब भी मैं किसी डाइलेक्ट्रिक को एक एक्सटर्नल फील्ड में रखता हूं तो डाइलेक्ट्रिक क्या हो जाता है भैया, पोलराइज हो जाता है। तो क्या होगा कि उस डाइलेक्ट्रिक के जो डाइपोल्स हैं वो क्या हो जाएंगे, पोलराइज हो जाएंगे और अपने को अलाइन कर लेंगे इन द डायरेक्शन ऑफ फील्ड। मतलब चलो मैं यहां बना देता हूं, इसको मिटा देता हूं, ये फील्ड लाइंस थी। तो क्या होगा कि जो डाइपोल्स है ना वो इस तरीके से आ जाएंगे, अपने आप को ऐसे अलाइन कर लेंगे, है ना, इस तरीके से कि नेगेटिव सेंटर पॉजिटिव के पास आ जाएगा, ठीक है, और पॉजिटिव सेंटर दूर हो जाएगा। ऐसा ही यहाँ पे सारी जगह होगा। सबसे ज्यादा डाइपोल्स कहाँ आएंगे, वो यहाँ पे आएंगे, क्योंकि सबसे ज्यादा चार्ज कहाँ पे प्रेजेंट है, यहाँ प्रेजेंट है, तो सबसे ज्यादा डाइपोल फील्ड सबसे ज्यादा यहाँ है, तो यहाँ पे इस एरिया में पोलराइजेशन भी सबसे ज्यादा होगा। ठीक है, यहां तक तो बात समझ आ गई। अब मैंने क्या पढ़ा था कि भाई होता क्या है पोलराइजेशन के बाद, डाइपोल्स पे क्या इंपैक्ट पड़ता है। तो मैंने पढ़ा था कि जब भी कोई डाइपोल एक फील्ड में रखा होता है और वो पोलराइज हो चुका होता है, तो उसके बाद इस डाइपोल पे फोर्स लगती है, स्ट्रेचिंग फोर्स, याद हो तो पिछले सेक्शन में पढ़ा है। अब ये जो स्ट्रेचिंग फोर्स है इसका जो मैग्नीट्यूड वो किस पे डिपेंड करता है, वो डिपेंड करता है एक्सटर्नल फील्ड पे। ठीक है, ऐसा ही सारी जगह जो डाइपोल होंगे उन पे भी स्ट्रेचिंग फोर्स लग रही होगी, लेकिन स्ट्रेचिंग फोर्स जो डाइपोल्स पे लग रही हो ज्यादा कहां होगी, वो होगी शार्प एजेस के पास। क्यों होगी, क्योंकि शार्प एजेस के पास जो फील्ड है उसकी स्ट्रेंथ भी सबसे ज्यादा है इन कंपैरिजन टू द अदर पॉइंट्स ऑफ द कंडक्टर। ठीक है, तो मैंने कहा कि मान लो, ध्यान से सुनना, मान लो कि मैं इतना चार्ज ट्रांसफर कर दूं, जो चार्ज मैंने ट्रांसफर किया है वो इतना हो कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड है सराउंडिंग में कंडक्टर के, वो इस डाइलेक्ट्रिक मीडियम की डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ के बराबर हो जाए। तो जैसे ही ऐसा होगा तो क्या होगा, ड्यू टू डाइलेक्ट्रिक ब्रेकडाउन, क्या होगा, ड्यू टू डाइलेक्ट्रिक ब्रेकडाउन, ये जो नेगेटिव और पॉजिटिव सेंटर्स हैं ये दो हिस्से में टूट जाएंगे। यही तो पढ़ा था हमने। ठीक है, नेगेटिव और पॉजिटिव सेंटर्स हैं, ये दो हिस्से में टूट जाएंगे। लो जी, ऐसे टूट जाएंगे जी, ये नेगेटिव इधर, ये पॉजिटिव इधर, तो इस तरीके से टूट जाएंगे। अब जैसे ही ऐसे टूटेंगे तो क्या होगा भाई, नेगेटिव चार्ज तो कंडक्टर की तरफ जाने लगेगा अगर कंडक्टर पे पॉजिटिव चार्ज है तो, और पॉजिटिव चार्ज कंडक्टर से दूर जाने लगेगा। ठीक है, यहां तक कोई डाउट नहीं होना चाहिए किसी को। तो जैसे ही ऐसा हुआ तो क्या होगा
कि भाई जितना नेगेटिव चार्ज कंडक्टर के ऊपर आके यहाँ के पॉजिटिव चार्ज को न्यूट्रलाइज करेगा उतना ही पॉजिटिव चार्ज कंडक्टर से दूर भी जाएगा। तो हमने ये माना, एज्यूम किया कि भाई ड्यू टू डाइलेक्ट्रिक ब्रेकडाउन ये जो चार्ज दूर जा रहा है ना, देखा जाए तो असली में हो क्या रहा है, कंडक्टर के ऊपर जो पॉजिटिव चार्ज था वो कम हो रहा है ना, ये नेगेटिव चार्ज आके उसको न्यूट्रलाइज करा और ये पॉजिटिव चार्ज दूर जा रहा है। तो मैंने बोल दिया कि ड्यू टू डाइलेक्ट्रिक ब्रेकडाउन ऑफ द सराउंडिंग्स ऑफ अ चार्ज कंडक्टर, चार्ज फ्रॉम द कंडक्टर स्टार्ट्स लीकिंग। ये जो दूर जाता हुआ चार्ज है पॉजिटिव चार्ज, इसको मैंने बोल दिया ये जो चार्ज है ये लीक हो रहा है फ्रॉम द सरफेस ऑफ द कंडक्टर, ऐसा मैंने मान लिया। ठीक है, क्लियर है ये बात यहां तक। अब देखो होगा क्या, अब जब डाइलेक्ट्रिक ब्रेकडाउन हो चुका होगा तो अगर मैं अब और चार्ज दूंगा तो वो लीक हो जाएगा, रहेगा ही नहीं इस पे, तो क्योंकि ब्रेकडाउन हो चुका है तो वो जितना भी चार्ज दूंगा डाइपोल का जो नेगेटिव सेंटर है वो पार्ट है वो इधर आके न्यूट्रलाइज करता जाएगा और उतना ही पॉजिटिव दूर जाता जाएगा। ठीक है, तो मतलब और चार्ज तो ये होल्ड ही नहीं कर पाएगा। तो सबसे ज्यादा चार्ज कब होल्ड कर पाएगा, सबसे ज्यादा चार्ज होल्ड कर पाएगा जब जो कंडक्टर के सराउंडिंग्स की जो फील्ड है वो डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ के बराबर या उससे थोड़ी सी कम है, तभी तक तो मैक्सिमम स्टोर कर पाएगा चार्ज, उसके बाद तो नहीं कर पाएगा ना। समझ पाए अब मैक्सिमम चार्ज होल्डिंग कैपेसिटी कैसे डिपेंड कर रही है, किस पे, डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ पे। तो अब जरा ध्यान से देखिए, मैंने बोल दिया यार ऐसा कंडक्टर था और मैं कह रहा हूं डाइलेक्ट्रिक ब्रेकडाउन हो रहा है। तो डाइलेक्ट्रिक ब्रेकडाउन सबसे पहले होगा कहां, जहां पे फील्ड सबसे ज्यादा होगी। तो फील्ड सबसे ज्यादा कहां है, शार्प एजेस पे। तो सबसे ज्यादा चार्ज लीक भी कहां से होगा, शार्प एजेस से लीक होगा, ये बात याद रखना। इसका मतलब अगर मैं किसी कंडक्टर को, ध्यान से सुनो, अगर मैं किसी कंडक्टर को प्लेस कर दूं, अगर मैं किसी कंडक्टर को प्लेस कर दूं एक ऐसे मीडियम में जिसकी डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ कम है, तो वो कंडक्टर उस मीडियम में चार्ज भी कम स्टोर करेगा, क्योंकि डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ कम है तो ब्रेकडाउन भी जल्दी होगा, ब्रेकडाउन जल्दी होगा तो चार्ज भी जल्दी लीक होने लगेगा। ठीक है, बात समझ गए। तो अगर आपको ज्यादा से ज्यादा चार्ज स्ट्रॉन्ग मतलब स्टोर करना है तो आप उस कंडक्टर को एक ऐसे डाइलेक्ट्रिक मीडियम में रखिए जिसकी डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ ज्यादा हो। यहां तक क्लियर। अब मैं कह रहा हूं कि मेरे पास दो कंडक्टर हैं, ध्यान से सुनिएगा, दो कंडक्टर है मेरे भैया। ठीक है, कंडक्टर 1 कंडक्टर 2। ठीक है, तो मैंने इन दोनों कंडक्टर को सेम मीडियम में रखा। अब सेम मीडियम में रखा तो मतलब मैंने डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ को Eb को क्या कर दिया, कांस्टेंट। सेम मीडियम में रखते ही डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ को क्या कर दिया हमने डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ को कांस्टेंट कर दिया मेरे भैया। अब जैसी डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ कांस्टेंट होगी तो अब बाकी खेल किस पे आएगा, बाकी खेल आएगा चार्ज डेंसिटी पे, फील्ड पे, चार्ज के सराउंडिंग की, कंडक्टर के सराउंडिंग की फील्ड पे। तो अब मैंने बोला ये कंडक्टर है, ये कंडक्टर बी, मैंने बोला जो कंडक्टर है ना इसकी जो एजेस है ना वो ज्यादा शार्प है इन कंपैरिजन टू कंडक्टर बी। तो कंडक्टर बी की जो एजेस है वो फ्लैट है इन कंपैरिजन टू कंडक्टर ए। तो जल्दी ब्रेकडाउन होने के चांसेस भी कहां है, कंडक्टर ए में है, चाहे Eb बेशक कांस्टेंट है दोनों के लिए, लेकिन जो ए है उसके जो शार्प एजेस हैं वहां पे ज्यादा चार्ज एक्यूमुलेट होगा। जब ज्यादा चार्ज वहां जाएगा तो उसके आउटसाइड पॉइंट्स की फील्ड स्ट्रेंथ भी ज्यादा होगी, तो उसके आसपास का जो डाइलेक्ट्रिक मीडियम है वो जल्दी पोलराइज्ड होगा, पोलराइज्ड होगा तो जल्दी ब्रेकडाउन भी होगा उसमें। ठीक है, तो जो कंडक्टर ए है वो जल्दी चार्ज को लीक करने लगेगा। इसका मतलब कंडक्टर ए की मैक्सिमम चार्ज होल्डिंग कैपेसिटी इन कंपैरिजन टू कंडक्टर बी क्या होगी, कम होगी। क्लियर है, ये बात आपको बिल्कुल अच्छे से समझ आ जानी चाहिए अभी तक। तो चलो भाई अब नेक्स्ट टॉपिक कर रहे हैं शुरू। नेक्स्ट टॉपिक है कैपेसिटेंस ऑफ अ कंडक्टर और अ सिस्टम ऑफ कंडक्टर्स। तो मैंने क्या बोला कि मैंने कंसीडर कर लिया एक आइसोलेटेड कंडक्टर है, ठीक है, जिसको मैंने नाम दे दिया ए। कैसा कंडक्टर है ये, आइसोलेटेड है, अलग थलग रखा हुआ है सबसे। तो इस कंडक्टर पे अगर मैं Q चार्ज ट्रांसफर करूंगा तो इसका, और जब मैंने इस कंडक्टर पे Q चार्ज ट्रांसफर किया तो मैंने बोला कि जो इसके सरफेस का पोटेंशियल ऑफ कंडक्टर ए था जो वो V था। ठीक है, अब हमने देखा है कि जो पोटेंशियल है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है चार्ज के। तो मैं क्या कह सकता हूं कि चार्ज ट्रांसफर ऑन द सरफेस ऑफ एन आइसोलेटेड कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स पोटेंशियल। तो जैसे ही प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट हटा तो यहाँ पे प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटा तो एक कांस्टेंट आया v। ठीक है, तो हमने लिखा q इज इक्वल टू cv वेयर c इज इक्वल टू q बाय v। ये जो c है, ये जो प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है
ये एक आइसोलेटेड कंडक्टर का क्या कहलाता है, ये एक आइसोलेटेड कंडक्टर का, ध्यान से देखिएगा, ये एक आइसोलेटेड कंडक्टर का सेल्फ कैपेसिटेंस कहलाता है या सेल्फ कैपेसिटेंस कहलाता है। ठीक है, बात समझ गए। तो आइसोलेटेड कंडक्टर अगर जो है तो उसके लिए मैं रेफरेंस पॉइंट जनरली कहां पे मानता हूं, इन्फिनिटी पे। ठीक है, तो मैं इस तरीके से बोलूंगा कि भाई आइसोलेटेड कंडक्टर का कैपेसिटेंस जो है वो इस तरीके से डिफाइन होता है कि जब मैं क्यू चार्ज को इन्फिनिटी से कंडक्टर के सरफेस पे लाता हूं तो कंडक्टर के सरफेस का जो पोटेंशियल है वो v हो जाए, देन द रेशियो ऑफ चार्ज ट्रांसफर टू द पोटेंशियल ऑफ द सरफेस इज टर्म्ड एज the self capacitance or capacitance of the isolated conductor। ठीक है, with reference point at infinity। तो ये जो v पॉइंट है, तो यार ये जो v है इसको निकालने के लिए मेरे पास एक और तरीका है। मैं लेता था इन्फिनिटी से कहां आ रहा हूं, इस पॉइंट पे, ये p पॉइंट मान लिया, इन्फिनिटी से मैं p पॉइंट पे आ रहा हूं जहां पे इन्फिनिटी पे पोटेंशियल 0 था और p पॉइंट पे पोटेंशियल मैंने v माना है, जो कि लिखा जाएगा माइनस from infinity to point P E dot dl या dr। तो मैं ये वाली चीज भी यूज कर सकता हूं। ठीक है, तो ये जो पोटेंशियल है ये निकालने के लिए मैं इस रिलेशन को भी यूज कर सकता हूं। अगर मुझे डायरेक्ट शेप पता है और चार्ज पता है तो मैं डायरेक्ट पोटेंशियल भी निकाल सकता हूं। अब देखो, अब हुआ क्या, अब ये मानना कि ये जो कंडक्टर था ये आइसोलेटेड था। आइसोलेटेड था तो मतलब रेफरेंस कहां पे था, इन्फिनिटी पे था। रेफरेंस पॉइंट कहां पे था, इन्फिनिटी पे था और वहां पे पोटेंशियल 0 था और मैंने इस पे चार्ज ट्रांसफर किया प्लस q। तो इस प्लस q चार्ज की वजह से मैंने प्लस q चार्ज इस पे ट्रांसफर कर दिया, तो ये जो प्लस q चार्ज है ये इसके ऑल ओवर द सरफेस ट्रांसफर हो जाएगा। ठीक है, अब जैसे ही ये होगा तो क्या होगा, ये जो फील्ड लाइंस है ये ओरिजिनेट होने लगेंगी फ्रॉम द सरफेस ऑफ द कंडक्टर और ये कहां तक एक्सटेंड होंगी, ये एक्सटेंड होंगी अप टू इन्फिनिटी। ठीक है, क्योंकि रेफरेंस मेरा कहां पे है, इन्फिनिटी पे है। तो कंडक्टर से निकलेंगे अगर कंडक्टर पे पॉजिटिव चार्ज है और कहां पे जाके खत्म होगी, रेफरेंस पॉइंट पे। इस केस में रेफरेंस पॉइंट कहां है, इन्फिनिटी पे है। और एक और बात याद रखना, ये जो p पॉइंट है ये कहीं पे भी हो पोटेंशियल v रहेगा। क्यों रहेगा, क्योंकि जो कंडक्टर है वो एक इक्विपोटेंशियल सरफेस होता है। ठीक है, तो उसके किसी भी पॉइंट का पोटेंशियल भी सेम ही रहेगा। अब यहां पे बात उठती है कि यार ऐसा मान लो कि ये जो रेफरेंस पॉइंट है ना जनाब, ये जो आपने रेफरेंस पॉइंट लिया है, फॉर एग्जांपल ये ऐसा समझो कि यार ये मेरा कंडक्टर ए था। अब की बार जो मैंने रेफरेंस पॉइंट है वो इन्फिनिटी ना लेके एक और कोई कंडक्टर ले लिया जिसको मैंने बोला कंडक्टर बी, और मैंने क्या किया, इस कंडक्टर बी से मैंने चार्ज ट्रांसफर कर दिया प्लस क्यू ऑन कंडक्टर ए। तो इस पे तो प्लस चार्ज डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, जरूरी नहीं है स्फेरिकल हो, कैसा भी हो सकती है शेप। तो इस पे प्लस क्यू चार्ज आया है तो इस पे कैसा चार्ज आ जाएगा, माइनस क्यू आ जाएगा। ठीक है, तब क्या होगा, हमने बोला कि इस कंडक्टर से निकलेगी कौन, फील्ड लाइंस, और खत्म कहां होगी, रेफरेंस पे। अब की बार ये है मेरा रेफरेंस अब की बार इन्फिनिटी ना होके दूसरी कोई कंडक्टिंग बॉडी है, तो फील्ड लाइंस भैया यहां से सरफेस से निकलेंगी और इस सरफेस पे एंड हो जाएंगी। ये तो बता रहा है चार्ज मैंने बी से ए पे ट्रांसफर किया है। ठीक है, ये इस तरीके से निकलेंगी और यहाँ पे एंड हो जाएंगी। ठीक, और यहाँ पे ऐसे दिखा दो आती हुई, बात समझे। तो अब इस केस में अगर मैं बात करूं कि पोटेंशियल ऑफ सरफेस ए, पोटेंशियल ऑफ सरफेस ए होगा क्या, पोटेंशियल ऑफ सरफेस ए अब लिखना अगर मुझे है तो ध्यान से देखना मैं कैसे लिखूंगा। अब इसके ऊपर जो भी पोटेंशियल आएगा वो आएगा ड्यू टू इट्स ओन चार्ज एंड ड्यू टू चार्ज ऑन द अदर बॉडी। तो अगर मुझे अब की बार पोटेंशियल लिखना है तो अब की बार जो मैं पोटेंशियल V लिखूंगा वो लिखा जाएगा VA माइनस VB। क्यों लिखा जाएगा कि यार इस पे तो नेगेटिव चार्ज है ना। VB क्या है, पोटेंशियल ऑन सरफेस A ड्यू टू चार्ज ऑन सरफेस B, एंड VA क्या है, पोटेंशियल ऑन सरफेस A ड्यू टू इट्स ओन चार्ज। ठीक है, तो ये आ गया। तो इसका मतलब अब जो कैपेसिटेंस लिखा जाएगा वो कैसे लिखा जाएगा, Q अपॉन VA माइनस VB। ये आपको याद रखना है कि हम क्या करते हैं, हम दो सरफेसेस का
के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस निकाल लेते हैं। अगर दो सरफेस दिए होते हैं और चार्ज को उस पोटेंशियल डिफरेंस से डिवाइड करते हैं तो उस सिस्टम का मेरे पास क्या आ जाता है, कैपेसिटेंस आ जाता है, सिस्टम का कैपेसिटेंस आता है, ये बात याद रखना। ठीक है, तो मैंने क्या सीखा, अगर सिस्टम ऑफ टू कंडक्टर्स होता है तो उस केस में इसको आप क्या बोलते हो, उस केस में सी को आप बोलते हो म्यूचुअल कैपेसिटेंस। क्या कहते हो, म्यूचुअल कैपेसिटेंस। ठीक है, तो इन जनरल सिस्टम ऑफ टू कंडक्टर्स को मैं कहता हूं कैपेसिटर और उनके म्यूचुअल कैपेसिटेंस को मैं बोलता हूं कैपेसिटेंस ऑफ द कैपेसिटर। ठीक है, कैपेसिटेंस ऑफ द कैपेसिटर और दो को सिस्टम ऑफ टू कंडक्टर्स को मैं कहता हूं कैपेसिटर। तो अब ये जो आपने पोटेंशियल डिफरेंस निकाला है, ये निकालने के भैया मेरे पास दो तरीके हैं। या तो आप क्या करो, या तो आप इंडिविजुअल वैल्यूज निकालो और भैया उन्हें सब्ट्रैक्ट कर दो, और अगर आप ये नहीं कर सकते तो मुझे पता है VB माइनस VA, हमने पोटेंशियल में पढ़ा था, कैसे लिखा जाएगा, फ्रॉम A टू B E डॉट dl, या इस रिलेशन का यूज करते हुए आप निकालें। दो में से जो आपको सुटेबल लगे आप उसकी हेल्प लेके और इसको कर सकते हैं। ठीक है, अब बढ़ते हैं आगे। तो अब मैं निकाल रहा हूं कैपेसिटेंस ऑफ एन आइसोलेटेड स्फेरिकल कंडक्टर। क्या कर रहा हूं मैं, ध्यान से देखिएगा, मैं निकाल रहा हूं कैपेसिटेंस ऑफ एन आइसोलेटेड स्फेरिकल कंडक्टर। ठीक है, अब की बार ये कर रहा हूं, अरे मार्कर मर गए। तो मैंने बोला कि कंसीडर अ कंडक्टर, स्फेरिकल कंडक्टर ऑफ रेडियस r, let a charge q be supplied to it या ट्रांसफर टू इट फ्रॉम इंफिनिटी, आइसोलेटेड है तो रेफरेंस पॉइंट कहां लूंगा, इंफिनिटी पे, तो मैंने इस पे प्लस q चार्ज दे दिया। ठीक है, अब जिसकी वजह से इसके सराउंडिंग्स में क्या प्रोड्यूस होगी, इलेक्ट्रिक फील्ड, ये प्लस q चार्ज आ गया। मैंने बोल दिया कोई पॉइंट था यहाँ पे, लेट्स सपोज B पॉइंट कोई ले लिया, ये B पॉइंट इससे x डिस्टेंस पे फ्रॉम द सेंटर, तो मैं ये बोल सकता हूँ कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगी एट पॉइंट B इज गिवन एज kq बाय x स्क्वायर। ये मुझे पता है, स्फेरिकल कंडक्टर के केस में आउटसाइड द स्फीयर पॉइंट अगर लाई करता है तो इस तरीके से वैरी करती है। लेकिन मैं बोलूं बट पोटेंशियल ऑन द सरफेस ऑफ स्फीयर या पोटेंशियल ऑफ द स्फेरिकल कंडक्टर, वो क्या होगा, वो होगा V इज इक्वल टू Q अपॉन सरफेस पे कितना होता था, 4 पाई एप्सिलॉन r, वेयर r इज द रेडियस। तो मैं यहां से अगर Q बाय V निकालूं, देखो तो ये ऊपर चला जाएगा, ये नीचे आ जाएगा, तो Q बाय V कितना आएगा, 4 पाई एप्सिलॉन r। तो मैं यहां से बोल सकता हूं कैपेसिटेंस ऑफ एन आइसोलेटेड स्फेरिकल कंडक्टर, Q बाय C तो होता था, Q बाय V होता था, सॉरी, तो ये कितना होगा, 4 पाई एप्सिलॉन r। तो कैपेसिटेंस ऑफ एन स्फेरिकल कंडक्टर इज गिवन एज 4 पाई एप्सिलॉन r। ठीक है यहां तक। अब मान लो, ठीक है, इसी चीज को अब मान लो, इसको रब कर रहा हूं एक बार। अब मान लो कि भैया अब ना यहाँ पे अभी तो क्या थी, अभी मैंने यहाँ पे इसके सराउंडिंग्स में क्या माना है, वैक्यूम या एयर माना है। अब मैंने बोल दिया इसके सराउंडिंग्स में पूरी जगह, पूरे चारों तरफ, दूर दूर तक, ठीक है, एक डाइलेक्ट्रिक मीडियम है। कौन सा मीडियम है, डाइलेक्ट्रिक मीडियम, जिसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कितना है, K है, और इसी को मैं क्या बोलता था, रिलेटिव परमिटिविटी, एप्सिलॉन r, या फिर K इसका क्या है, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है। तो क्या होता था उस केस में, क्या होगा, उस केस में जो पोटेंशियल लिखा जाता था, ध्यान से देखना, तो उस केस में जो पोटेंशियल लिखा जाता था वो क्या लिखा जाएगा कि भैया परमिटिविटी ऑफ द मीडियम, ये क्या है, रिलेटिव परमिटिविटी है, ठीक है, ऐसे लिखा जाएगा। तो अब मैं अगर
पोटेंशियल लिखना चाहूं, ध्यान से देखना, तो मैं पोटेंशियल को अब कैसे लिखूंगा? अब मैं लिखूंगा Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन r इनटू रेडियस। क्यों? क्योंकि रिलेटिव परमिटिविटी होती थी परमिटिविटी ऑफ द मीडियम डिवाइडेड बाय परमिटिविटी ऑफ एयर और वैक्यूम। तो एप्सिलॉन की वैल्यू एप्सिलॉन r इनटू एप्सिलॉन नॉट आ जाएगी। तो मतलब अब जो पोटेंशियल होगा वो इनिशियल पोटेंशियल के जब चारों तरफ एयर थी उसका 1 बाय एप्सिलॉन r टाइम्स हो जाएगा। ठीक है, पोटेंशियल की तो ये रिलेशन आ गई। अब यहां से मैं कैपेसिटेंस की रिलेशन निकाल रहा हूं, ध्यान से देखना एक बार। अब मैं यहां से अगर बोलूं तो मुझे Q बाय V डैश, ध्यान से देखो, Q बाय V डैश कितना मिलेगा? ये मिलेगा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन r इनटू रेडियस। ठीक है, तो मैं बोलूंगा जो नया कैपेसिटेंस है C डैश वो कितना होगा? Q बाय V डैश। तो कितना आ गया? 4 पाई एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन r इनटू रेडियस। तो मैंने क्या बोला? एप्सिलॉन r टाइम्स ऑफ c। ठीक है, क्यों? क्योंकि c की वैल्यू क्या थी? 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r। तो मैंने देखा कि अगर एक डाइलेक्ट्रिक मीडियम में बिछा दूं पूरी सराउंडिंग में, तो जो कैपेसिटेंस है वो k टाइम्स हो जाएगा, where k is the dielectric constant of the medium। लेकिन जो पोटेंशियल है वो 1 by k टाइम्स हो जाएगा। ठीक है, ये बात समझ गए? तो हमने यही देखा था कि अगर स्ट्रांग होता है तो ज्यादा चार्ज आ जाएगा, उसकी चार्ज होल्डिंग कैपेसिटी बढ़ जाएगी, अभी पीछे जो हमने पढ़ा था मैक्सिमम चार्ज होल्डिंग कैपेसिटी। तो यहां तक क्लियर हो जाना चाहिए आपको। अब कह रहा है कि चलो इसको थोड़ा सा और कॉम्प्लिकेटेड करते हैं। कॉम्प्लिकेटेड तो क्या मतलब, और थोड़ा सा अच्छा बनाते हैं। अभी तो मैंने माना था कि ये जो डाइलेक्ट्रिक थी ना, ये भैया दूर दूर तक फैली हुई थी। ये जो डाइलेक्ट्रिक थी ये कहां तक फैली हुई थी? ये दूर दूर तक फैली हुई थी, जहां तक भी जाओ वहां तक यही डाइलेक्ट्रिक थी चारों तरफ। अब मैंने क्या बोला? अब मैंने बोला कि यार ऐसा है, ये मान लो कल तो गोले भी अच्छे नहीं बन रहे हमसे। ठीक है, ऐसे मान लो, चलो ठीक है, जैसा है। मैंने बोला एक कंडक्टर है R1 रेडियस का, ये हमारा कौन है? ये हमारा कंडक्टर है। इसके चारों तरफ एक डाइलेक्ट्रिक फैली हुई है जिसका इनर रेडियस R1 है, आउटर रेडियस R2 है। तो मतलब इस एरिया में मेरी कौन है? डाइलेक्ट्रिक है, जिसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट मैंने K बोल दिया या फिर रिलेटिव परमिटिविटी एप्सिलॉन r बोल दी। और इससे आगे हमारी पूरी जगह पे कौन है? एयर है। बाकी जितना हिस्सा बचता है वहां पे कौन है? एयर है। कंडक्टर तो अभी क्या है? आइसोलेटेड है। तो इसको चार्ज अगर मैं ट्रांसफर करूंगा, इसके ऊपर चार्ज अगर मैं ट्रांसफर कर रहा हूं, तो चार्ज कहां से ट्रांसफर करूंगा? आएगा तो कंडक्टर के सरफेस पे ना। प्लस क्यू चार्ज में ट्रांसफर कर रहा हूं तो रेफरेंस कहां होगा? इंफिनिटी पे। ठीक है, ऐसा होगा। अब इसके लिए अब देखो, मेरे को डायरेक्ट तो मैं पोटेंशियल का फॉर्मूला यूज नहीं कर सकता क्योंकि मीडियम चेंज हो रहे हैं। तो अब मैं क्या करूंगा? अब मैं यूज करूंगा दूसरी रिलेशन, जहां पे हमने पढ़ा था कि पोटेंशियल जो है वो फील्ड पे भी डिपेंड करता है। पोटेंशियल जो है वो किस पे डिपेंड करता है? फील्ड पे। मैंने बोल दिया कि भैया ऐसा मान लो कि पहले पॉइंट यहां था, ये P पॉइंट। तो जब ये P पॉइंट यहां था तो आउटसाइड था, तो ये डिस्टेंस, ये P पॉइंट, ये डिस्टेंस x था। अगली बार मैंने P पॉइंट यहां कहीं ले लिया बिटवीन R1 एंड R2, तो ये डिस्टेंस, सेंटर से ये डिस्टेंस, अब ये डिस्टेंस x है। ठीक है, तो मैंने बोल दिया इस पॉइंट पे जो फील्ड थी वो मैंने E2 बोल दी, इलेक्ट्रिक फील्ड, और इस P पॉइंट पे जो फील्ड थी वो मैंने E1 बोल दी। ऐसा तो बोल सकता हूं ना, इसमें तो कोई दो राय नहीं है। तो अब देखते हैं हम करेंगे क्या। आइसोलेटेड है, इसके लिए उसका मतलब रेफरेंस कहां पे? इंफिनिटी पे। तो मैंने बोल दिया, ध्यान से देखिएगा, मैंने बोला कि अगर x की वैल्यू R2 और R1 के बीच में लाई करती है, कहां पे लाई कर रही है? R2 और R1 के बीच में। तो यहाँ पे कौन है? यहाँ पे तो डाइलेक्ट्रिक है। तो जो E1 होएगी वो कितनी लिखी जाएगी? वो लिखी जाएगी Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन, जो इस डाइलेक्ट्रिक की परमिटिविटी थी, अब मैं इसको चेंज करूंगा तो ऐसे लिख सकता हूं, इनटू डिस्टेंस का स्क्वायर और डायरेक्शन अवे, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज आ रहा है तो अलोंग द पोजीशन वेक्टर ही होगा। सिमिलरली अगर मैं कहूं कि अगर x जो है R2 से बड़ा है, मतलब बाहर लाई कर रहा है, तो बाहर तो सिर्फ एयर है,
तो जब बाहर लाई करेगा तो कोई दिक्कत ही नहीं है मुझे। तो बाहर जब इस हिस्से में है तो इस हिस्से में तो कैसे लिखी जाएगी भाई, चार्ज तो क्यू ही ट्रांसफर कर रहे हो, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट एक्स स्क्वायर, ठीक है। और डायरेक्शन तो इसका भी अलोंग पोजीशन वेक्टर, ठीक है। ऐसे लिख दिया भाई मैंने, कोई गुनाह कर दिया क्या? नहीं, बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल ऐसे लिख दिया, ध्यान से इसको देख लो। अब मैंने क्या किया, अब भाई मुझे तो पोटेंशियल चाहिए सरफेस का, तो मैं क्या करूंगा भैया, यही रिलेशन यूज करूंगा, ध्यान से देख लो एक बार। तो मुझे पता है कि dv, मैंने बोला सरफेस का पोटेंशियल कितना है v, कहां से ला रहे हो, इंफिनिटी से, तो इंफिनिटी का कितना 0, माइनस कहां से ला रहे हो, इंफिनिटी से ला कहां तक रहे हो, r1 तक, इस सरफेस तक ला रहे हो, इस पॉइंट तक। सरफेस तो ये है ना कंडक्टर का, तो कंडक्टर तो ये है, ये तो डाइलेक्ट्रिक है, ठीक है। ये वाली जो अपनी है ये तो अपनी डाइलेक्ट्रिक है, जे वाली बाहर वाली, तो कंडक्टर तो सिर्फ अंदर वाला है। तो इंफिनिटी से ला रहा हूं r1 तक, किसका, E डॉट dl का, ठीक है। अब देखो E सेम नहीं है, E भी, E दो तरीके से वेरी कर रही है पोजीशन के साथ, तो मैं इस इंटीग्रेशन को तोड़ूंगा। कैसे तोड़ूंगा, ध्यान से देखो, इसको तो मैं डायरेक्ट v लिख दूं ना, dv का v होगा तो अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करके v लिख देता हूं। ध्यान से देखो, ये टूटा माइनस, पहले मैं कहां से कहां आया, इंफिनिटी से r2 तक आया, इंफिनिटी से आया r2 तक। ऐसा करने में फील्ड कौन सी लगी, E2, इस वाले हिस्से में यहां से यहां तक पहुंचने में फील्ड कौन थी, E2 थी, तो लिख दी E2 डॉट dx प्लस, ठीक है, प्लस, फिर मैं R2 से यहां पे पहुंच चुका हूं, यहां से कहां आ रहा हूं R1 पे, फिर मैं R2 से आ रहा हूं R1 पे। कैसे, ये माइनस मैंने कॉमन ले लिया है, ठीक है। अब इसमें फील्ड कौन सी है, E1 डॉट dx, ठीक है। ये मेरा फाइनल इंटीग्रेशन होना चाहिए था। तो अब मैं इसको सॉल्व करता हूं, बाकी चीजें मैं मिटा देता हूं, ठीक है। इसको भी मिटा रहा हूं थोड़ी देर के लिए, अब मुझे इसकी जरूरत नहीं है। तो अगर अब मैं बोलूं कि यार v लिखो, तो आप बोलोगे माइनस इंटीग्रेशन फ्रॉम इंफिनिटी टू r2, और वो कितना था, वो था q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट एक्स स्क्वायर dx। एंगल तो जीरो है क्योंकि दोनों का डायरेक्शन सेम ही था, पोजीशन वेक्टर का और फील्ड का, फ्रॉम r2 टू r1 q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन r एक्स स्क्वायर इनटू dx, ये बात, ठीक है। ये E1 की वैल्यू, ये E2 की वैल्यू रख दी। अब जैसे ही मैंने ऐसा किया तो अब क्या हो जाएगा, v आ जाएगा, v कितना आ गया माइनस, इसका इंटीग्रेशन कर देता हूं, एक स्टेप और देख लो क्या होगा, इंटीग्रेशन ऑफ 1 बाय एक्स स्क्वायर का क्या होता है, माइनस 1 बाय एक्स होता है, इंफिनिटी से r2 प्लस यहां से क्या बाहर आ जाएगा, q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन r इंटीग्रेशन फ्रॉम 1 बाय एक्स स्क्वायर dx, ठीक है, फ्रॉम r2 टू r1। यहां तक कोई डाउट नहीं होना चाहिए किसी को। तो मैंने क्या लिखा, v इज इक्वल टू माइनस q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, इसका इंटीग्रेशन कितना आ गया, माइनस 1 बाय एक्स फ्रॉम इंफिनिटी टू r2 प्लस q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन r माइनस 1 बाय एक्स फ्रॉम r2 टू r1। यहाँ तक कोई डाउट, ये माइनस मैंने इसके पास भेज दिया, यही माइनस इसके साथ भी जाएगा क्योंकि ब्रैकेट के बाहर है। तो पोटेंशियल कैसे लिख दिया मैंने, q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट 1 बाय एक्स फ्रॉम इंफिनिटी टू r2 प्लस q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन r 1 बाय एक्स फ्रॉम r2 टू r1, ठीक है। यहां तक सबको क्लियर होना चाहिए, यहां तक कोई डाउट नहीं आना चाहिए आपके माइंड में। तो यहां तक हो गया, अब आगे बढ़ते हैं। तो मैं ऊपर के स्टेप्स मिटा रहा हूं, ठीक है। अब मैं इसका अगला स्टेप ऊपर लिख रहा हूं, ध्यान से देखते जाना। बोर्ड छोटा है, अब मंगाएंगे बड़ा बोर्ड तब करेंगे बाकी चीजें। तो ये आया था मेरे पास भाई, तो अब मैं इसमें अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट लिखूंगा, तो v इज इक्वल टू q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट अपर लिमिट 1 बाय r2 माइनस 1 बाय इंफिनिटी प्लस
Q upon 4 pi epsilon naught epsilon r 1 by r1 minus 1 by r2। अब ये काट मत देना r2 से r2, क्योंकि यहाँ पे देखो डिनोमिनेटर सेम नहीं है, न्यूमरेटर सेम है सिर्फ। तो 1 by इंफिनिटी तो जीरो हो गया, तो मैंने Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन r कॉमन ले लिया, तो इसके पास तो नहीं है, तो ऊपर तो क्या बच गया एप्सिलॉन r by r2 प्लस 1 by r1 माइनस 1 by r2। इसको सॉल्व किया तो क्या आया, इसको सॉल्व किया तो आया Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन r, ठीक है, इनटू भाई एलसीएम तो r1 r2 आ गया, ठीक है, ऊपर आ गया एप्सिलॉन r r1 प्लस r2 माइनस r1, ठीक है, एलसीएम लेने के बाद तो v कितना आ गया, v आ गया q इनटू r2 प्लस r1 एप्सिलॉन r माइनस 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन r r1 r2, ठीक है, यहां तक क्लियर है। अब मुझे क्या पता है, ध्यान से देखो फटाफट, अब मुझे पता है कि c जो होता है वो होता है q बाय v, तो क्या होगा, ये उल्टा हो जाएगा, v नीचे आएगा, ये ऊपर जाएगा, तो कितना आएगा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन r r1 r2 अपॉन r2 प्लस r1 एप्सिलॉन r माइनस 1, ठीक है, ये आ जाएगा ऐसे केस का कैपेसिटेंस, ठीक है, अच्छे से समझ लो इसको। तो भाई नेक्स्ट टॉपिक कर रहे हैं हम, इफेक्ट ऑफ प्लेसिंग अ कंडक्टर नियर अदर कंडक्टर ऑन इट्स कैपेसिटेंस, ठीक है, तो समझते हैं इसको। मैंने बोला लेट कर लो कि एक कंडक्टर था, कोई कंडक्टर A था, आइसोलेटेड था, मैंने इंफिनिटी से इस पे चार्ज ट्रांसफर किया प्लस q, जिसकी वजह से जो VA था पोटेंशियल ऑफ सरफेस A विद रिस्पेक्ट टू इंफिनिटी, यहाँ पे जो भी मैं पोटेंशियल लूंगा वो विद रिस्पेक्ट टू रेफरेंस पॉइंट लूंगा, विद रिस्पेक्ट टू इंफिनिटी कितना हो गया V, ठीक है, तो मैंने बोला कि यहाँ पे जो कैपेसिटेंस था C वो कितना था Q बाय VA, जो कि लिखा गया कितना Q बाय V, ठीक है, ये था पहले तो इस पे क्या चार्ज था पॉजिटिव, इनिशियल कंडीशन ये थी। अब मैंने क्या किया जनाब, इस कंडीशन, ये कंडीशन थी, यहां तक समझ लो। अब मैंने क्या किया, मैंने इसके पास एक दूसरा कंडक्टर रख दिया B, जैसे ही मैं दूसरा कंडक्टर इसके पास रखूंगा तो इस चार्ज कंडक्टर के चार्ज की वजह से इस पे क्या होगा, इंड्यूस हो जाएंगे दूसरे सरफेस पे चार्जेस, तो मैंने बोल दिया यार यहाँ पे माइनस QI इंड्यूस हुआ और यहाँ पे कैसा चार्ज इंड्यूस हुआ प्लस QI, ठीक है, ऐसा हो गया। अब जैसे ही ऐसे होगा तो अब अगर मैं बात करूं पोटेंशियल ऑन A विद, अब भी रेफरेंस मेरा कहां पे इंफिनिटी पे, तो पोटेंशियल ऑन सरफेस ऑफ कंडक्टर A विद रिस्पेक्ट टू इंफिनिटी अब किस किस की वजह से आएगा, एक तो इसके खुद के Q चार्ज की वजह से आएगा जो आपने ट्रांसफर किया था, जो तो मैंने V माना है, एक आएगा इस नेगेटिव इंड्यूस चार्ज की वजह से, एक आएगा इस नेगेटिव एक पॉजिटिव इंड्यूस चार्ज की वजह से। तो इस नेगेटिव इंड्यूस चार्ज की वजह से जो सरफेस A पे पोटेंशियल आया उसको मैंने मान लिया V माइनस लिख दिया, ठीक है, और जो पॉजिटिव इंड्यूस चार्ज की वजह से आया उसको मैंने लिख दिया V प्लस, ठीक। तो अब मैं अगर मैं पूछूं आपसे कि पोटेंशियल ऑन सरफेस ऑफ कंडक्टर A विद रिस्पेक्ट टू इंफिनिटी क्या होगा, तो आप बोलोगे भैया पोटेंशियल ड्यू टू इट्स ओन चार्ज जो कि V था प्लस, ठीक है, प्लस पोटेंशियल ड्यू टू नेगेटिव इंड्यूस चार्ज, तो वो क्या होगा, वो होगा भैया माइनस ऑफ VI, ठीक है, V माइनस, ठीक है, प्लस ड्यू टू पॉजिटिव इंड्यूस चार्ज, ये कितना होगा, ये मैंने कितना माना था V प्लस माना था, तो VA कितना आ गया फाइनली आया V माइनस मैग्नीट्यूड की अगर मैं बात कर रहा हूं तो ऐसे प्लस मैग्नीट्यूड ऑफ V प्लस, ऐसे लिख दूंगा मैं, ठीक है, लिख सकता हूं। तो अब मुझे पता है, क्या पता है कि जनाब V माइनस का पोटेंशियल ड्यू ऑन सरफेस ऑफ कंडक्टर A ड्यू टू नेगेटिव इंड्यूस, ड्यू टू इंड्यूस्ड नेगेटिव चार्जेस ऑन सरफेस ऑफ कंडक्टर B is greater than, in magnitude wise is greater than magnitude of potential due to positive induced charges on surface A on the
ऑन सरफेस बी ऑन सरफेस ए इज ग्रेटर। ऐसा क्यों है? मैंने क्या बोला है, मैंने बोला इसके ऊपर जो नेगेटिव चार्जेस की वजह से पोटेंशियल है, जो कि मैंने V माइनस माना है, उसका मैग्नीट्यूड ज्यादा है इस सरफेस पे इस पॉजिटिव इंड्यूस चार्ज की वजह से। ऐसा क्यों है, ध्यान से देखो। मुझे क्या पता है, मुझे ये पता है, ये भी चीज पता है कि जो पोटेंशियल है ना यार, वो डिस्टेंस के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। ये पता है हमें, बिल्कुल पता है। पोटेंशियल जो है वो डिस्टेंस के क्या होता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। तो देखो जरा, ये जो सरफेस है, फ्रंट सरफेस है बी का, जहां पे नेगेटिव चार्ज इंड्यूस है, इसका जो डिस्टेंस है ए सरफेस से वो इतना है भाई। अब थोड़ी देर के लिए वो ये डिस्टेंस है, और इसका जो डिस्टेंस है इसी सरफेस से पॉजिटिव चार्ज का वो इतना है। तो किस सरफेस, किस इंड्यूस चार्ज का डिस्टेंस कम है भैया? नेगेटिव वाले का। जब डिस्टेंस कम है तो उसके द्वारा प्रोड्यूस किया गया पोटेंशियल क्या होगा, ज्यादा। इसलिए मैं कह रहा हूं कि जो नेगेटिव चार्ज की वजह से, नेगेटिव इंड्यूस चार्ज की वजह से जो पोटेंशियल आया ए के सरफेस पे, वो मैग्नीट्यूड वाइज ज्यादा होगा in comparison to the potential produced on the surface of A due to positive induced charge on the surface of B। बात आ गई समझ में? ठीक है। तो अगर अब मैं ऐसे लिखूं, इसको ध्यान से देखना, therefore अब मैं ऐसे लिख सकता हूं, VA जो है वो कितना था, V माइनस मैग्नीट्यूड ऑफ V माइनस प्लस मैग्नीट्यूड ऑफ V प्लस, ये है, ये ग्रेटर होगा या लेस होगा? सीधी सी बात बताओ, ये होगा लेस देन V। इस वाले इनिशियल से कम होगा। क्यों? देखो मान लो मैंने बोल दिया ये 3 था, ये 2 था, और ओरिजिनल वाला V था। तो अगर मैं इसको लिखूं थोड़ी देर के लिए, समझो V माइनस 3 प्लस 2, तो घट क्या रहा है, V में से 1 घट रहा है, तो V से तो कुछ कमी हो रहा है, तो V से तो कमी आएगा ये हमेशा। ठीक है ना यहां तक? तो मैंने ये बात लिख दी। तो जब मैंने ये बात लिख दी, तो अब मैं इस वाली इक्वेशन के हिसाब से बात करूं आपसे, तो मैं क्या कहूंगा, मैं कहूंगा कि जनाब जो C डैश होगा वो कितना होगा, वो होगा Q अपॉन, अब जो पोटेंशियल है सरफेस ऑन द सरफेस ऑफ बॉडी A विद रिस्पेक्ट टू इंफिनिटी, वो कितना है, V माइनस, ठीक है, इतना है। ठीक, अब मुझे पता है कि भैया ये वाला जो पोटेंशियल है ये V से कम है, तो मैं ये लिख सकता हूं ना, दैट इज C डैश, जब डिनोमिनेटर छोटा है तो फ्रैक्शन बड़ा आएगा, C डैश इज ग्रेटर देन C। क्यों है ऐसा? बिकॉज VA, इस केस का VA, V डैश ए मान लेता हूं चलो इसको, और इस केस का VA माना था, तो V डैश A जो है वो क्या है, वो लेस देन है VA से। क्लियर है? बात समझ आई? तो मैंने क्या सीखा, मैंने ये सीखा कि जब भी मैं किसी कंडक्टर के पास एक अनचार्ज कंडक्टर प्लेस कर दूंगा, तो उस गिवन चार्ज कंडक्टर का कैपेसिटेंस क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। तो अगर आपको किसी कंडक्टर की चार्ज होल्डिंग एबिलिटी बढ़ानी है, तो क्या करो, उसके पास एक अनचार्ज कंडक्टर रख दो, तो उससे उसकी कैपेसिटेंस क्या होगा, इंक्रीज हो जाएगा। अब मान लो यहां तक तो बात आ गई समझ, ये भी आ गई समझ। अब मैंने क्या किया, अब मैंने ऐसे तो रखा, मैंने अब की बार क्या किया, मैंने अब की बार कंडक्टर बी को अर्थेड कर दिया। अब जैसे ही कंडक्टर बी को अर्थेड करूंगा, तो अर्थ जो है माइनस नेगेटिव चार्ज ट्रांसफर करेगी इस तरीके से कि इस बी का पोटेंशियल ऑफ सरफेस बी क्या हो जाए, 0, इस पूरे बी का। यही तो हमने पढ़ रखा है अर्थिंग में। तो अब क्या होगा, अब भैया ये चीज नहीं आएगी, अब तो सिर्फ नेगेटिव चार्ज ही इंड्यूस रहा, पॉजिटिव तो रहा ही नहीं। पॉजिटिव को तो क्या कर दिया, अर्थ ने अपनी तरफ से नेगेटिव चार्ज भेजा, इस तरीके से भेजा कि ये इसका पोटेंशियल क्या कर दिया, 0। अब ये आ गया, ठीक है। इसको मैंने V डबल डैश, इसको मैंने ऐसे लिख दिया। अब जो होगा इसके रेस्पेक्ट में पोटेंशियल ऑफ सरफेस A वो ये होगा। क्लियर है यहां तक? जब जैसे ही ये होगा, तो अब मैं लिख सकता हूं जो C डबल डैश आएगा वो कितना होगा, Q बाय VA डबल डैश। तो अब मुझे पता है कि यार ये जो VA डबल डैश है ना, ध्यान से देखना, ये जो VA डबल डैश है ये सबसे छोटा होगा, क्योंकि अब इसमें से कुछ, इसमें तो कुछ ऐड ही नहीं हो रहा है, इसमें से तो सीधा सीधा माइनस हो रहा है। और ये VA डैश में तो, अब जब V डैश लिखा था तो उसमें V प्लस वाला तो ऐड हो रहा था, ठीक है।
तो ये ऐसे हो जाएगा। जैसे ऐसे होगा, कैपेसिटेंस इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, तो जिसका पोटेंशियल सबसे कम उसका कैपेसिटेंस सबसे ज्यादा। तो C डबल डैश इज ग्रेटर देन C डैश इज ग्रेटर देन C। मतलब जैसे ही आप एक अर्थेड कंडक्टर को प्लेस करते हो इन नेबर ऑफ अ चार्ज कंडक्टर, तो उस चार्ज कंडक्टर का कैपेसिटेंस बहुत जल्दी बढ़ जाता है। तो अगर आपको कैपेसिटेंस बढ़ाना है किसी चार्ज कंडक्टर का विदाउट गिविंग इट एक्स्ट्रा चार्ज, तो आप क्या करोगे, या तो उसके पास में एक दूसरा अनचार्ज कंडक्टर प्लेस कर दो, या फिर एक अर्थेड कंडक्टर उसके पास प्लेस कर दो, तो उसका कैपेसिटेंस जो गिवन हमारा कंडक्टर होगा उसका कैपेसिटेंस इंक्रीज हो जाएगा। ठीक है भाई, अच्छे से समझ लो, छोटी छोटी चीजें, कंसेप्चुअल बड़ा पूछा जाता है इसमें से, तो ये बातें आपको समझ में आनी चाहिए। ठीक है, चलो थैंक यू भाई।